नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 4 प्रमुख कहानियाँ देखेंगे। उन कहानियों के प्रमुख पात्र को भी देखेंगे, साथ ही में कहानी को हम लोग सुनेंगे भी, ताकि पूरी कहानी हम लोग को आसानी से याद हो जाए, ताकि अगर परीक्षा में कहानी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बने तो आप आसानी से उसे लगा सकें। परीक्षाओं में अक्सर कहानियों के पात्र पूछ लेता है, पात्र का उस कहानी में क्या रोल है ये पूछ लेता है, या फिर कहानी देकर भी, या फिर कहानी से कोई लाइन दे देता है और पूछता है कि ये किस पात्र द्वारा कहा गया। तो अगर आपको कहानी याद हो जाती है तो ये सारे प्रश्न जो कहानी से बनते हैं वो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कहानी है वो है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में प्रकाशन में आई और इनकी जो राइटर है वो है राजेंद्र बाला घोष, यानी कि बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला भी कहा जाता है। कहानी के प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो इसमें पहला प्रमुख पात्र जो है वो बंशीधर है, जो सतर्क बुद्धि वाला है और एक उत्साही व्यक्ति है। दूसरा नवल किशोर, जो बंशीधर का ममेरा भाई है। तीसरा है जानकी देवी, तीसरी जो इस कहानी की पात्र है वो जानकी देवी है, जो बंशीधर की पत्नी है, एक सामान्य गृहस्थ महिला है। कहानी में अन्य पात्र भी हैं, जिसमें नवल किशोर की पत्नी, बंशीधर की सास, साला साली, जो इसमें मतलब ये कहानी रेलगाड़ी पे आधारित है तो उस रेलगाड़ी के अन्य यात्री, मतलब ऐसे ही कुछ और भी पात्र हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं बन सकते हैं। जो मेन जो पात्र हैं उन्हें मैंने लिखा हुआ है। दुलाई वाली कहानी जो है ये मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रारंभ काशी से होता है तथा अंत इलाहाबाद तक की यात्रा पर होता है। नायक बंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ी में अपने मित्र यानी कि ममेरे भाई नवल किशोर को ढूंढता रहता है, और वो नवल किशोर जो है वो उसी ट्रेन में छिपा रहता है, मतलब वो बंशीधर के सामने नहीं आता है। अंत में एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर नवल किशोर जो है अपने मुंह पर दुलाई, जैसे कि एक कपड़े से जैसे घूंघट काटा जाता है वैसे काट के बैठा रहता है, और बंशीधर उसे पहचान नहीं पाता है। लास्ट में बूढ़ी औरत बना हुआ नवल किशोर अपने चेहरे से वो दुआली को हटाता है, और बाद में वो भेद प्रकट होता है कि वो जो बूढ़ी औरत बन के जो बंशीधर के साथ जो यात्रा कर रही है वो कोई और नहीं, उसका ममेरा भाई नवल किशोर है। इस तरह लास्ट में वो दोनों लोग मिल जाते हैं, और अंत तक जो बंशीधर है उसमें जिज्ञासा बनी रहती है कि उसके जो ममेरे भाई ने बोला था कि वो इसी ट्रेन में उसे मिलेगा, लेकिन वो उसको मिलता नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि इस कहानी में लास्ट तक जिज्ञासा बनी रहती है। बस यही कहानी, इतनी कहानी है कि बंशीधर जो है नवल किशोर को ढूंढता रहता है, उसी ट्रेन में ढूंढता रहता है, और नवल किशोर जो है एक बूढ़ी औरत का भेष धारण करके आता है, और अंत में अपने चेहरे से वो धुलाई हटा देता है और दोनों मिल जाते हैं। अगली कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत भीष्म साहनी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आगे हम लोग कहानी के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र में पहला है सामनाथ, जो मध्यमवर्गीय परिवार का व्यक्ति है, यही इस कहानी का प्रमुख पात्र है। दूसरी जो कहानी के पात्र हैं वो है सामनाथ की पत्नी, एक सहायक पात्र के रूप में, और तीसरी सामनाथ की बूढ़ी माँ, जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, और चौथे नंबर पे है चीफ, जो सामनाथ का बॉस है, एक विदेशी पात्र है। भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत में जो चीफ होता है, यानी कि सामनाथ का जो बॉस होता है, वो डिनर पे यानी रात के भोजन पे सामनाथ के घर आने वाला होता है। बेटे के यानी कि जो माँ होती है वो बेटे के साहब घर में डिनर पर आने वाले हैं। घर की व्यवस्था करते हुए अचानक माँ को देखकर दोनों पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं, यानी सामनाथ और सामनाथ की पत्नी दोनों चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि माँ को चीफ के सामने न आने दिया जाए। माँ चीफ के सामने न आए, इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद भी जब अचानक जो माँ है वो जब चीफ के सामने आ जाती है तो परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाती हैं। जिस माँ को पहले वो लोग छिपा रहे थे वही माँ चीफ की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। इस कहानी में चीफ को यानी कि बॉस को दावत पे बुलाना तथा उत्कृष्ट कोटि का भोजन यानी अच्छे
अच्छे भोजन को खिलाना, प्रमोशन के लिए अवसर पाने की इच्छा सामनाथ के चरित्र को जो है लालचीपन की ओर संकेत करता है। जब सामनाथ की माँ अचानक से चीफ के सामने आ जाती है तो फिर कुछ दूर ले जाके सामनाथ अपनी माँ से कहता है कि तुम जो है सोने की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेती, जिससे कि चीफ के सामने हम लोगों की संपन्नता प्रदर्शित होगी। लेकिन जब माँ ये कहती है कि मैंने तो सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेच दिए हैं, तो सामनाथ जो तिलमिला जाता है। के चरित्र को बेकार दिखाया गया है क्योंकि वह माँ की ममता का मूल्य चुकाने की बात कहकर उसके वात्सल्य का भी अपमान करता है। यहाँ तक कि चीफ की इच्छा अनुसार सामनाथ ने माँ से गाने की फरमाइश भी की, किंतु मना करते हुए भी उन्हें एक पंजाबी लोकगीत गाना पड़ा। कहानी में यही दिखाया गया है कि आज का बेटा कितना स्वार्थी हो गया है, किंतु माँ आज भी ममतामयी है, स्नेहमयी है, वह वात्सल्यमयी ही है। उम्मीद है कि आपको चीफ की दावत भीष्म साहनी की जो कहानी है ये आसानी से याद हो गई होगी। अगली कहानी देख लेते हैं। अगली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ। इनके लेखक है माधवराज सप्रे। कहानी के प्रमुख पात्रों की यदि बात की जाए तो कहानी में प्रमुख पात्र वृद्ध विधवा है। विधवा एक महिला है। जो प्रमुख पात्र है गरीब तथा अनाथ है। दूसरा जो पात्र है वो जमींदार है, जो शोषित वर्ग का प्रतीक है, धन पर गर्व करने वाला है। और जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है विधवा, जो वृद्ध विधवा थी, उसका पुत्र, उसकी पतोहू तथा पोती, ये मतलब कि अन्य पात्रों में आएंगे। हम लोग कहानी की समीक्षा देख लेते हैं। कहानी की समीक्षा में अगर बताया जाए तो ये कहानी मौलिक कहानी है और इस कहानी में अमीरी तथा गरीबी की विषमता को दिखाया गया है। इस कहानी का कथानक बहुत ही छोटा है। आपको बता दें कि जो वृद्ध विधवा है उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के सामने है और जमींदार जो है उस झोपड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो किसी तरह भी झोपड़ी को हटवा के उस जगह पे अपना अधिकार कर लेना चाहता है। बस कहानी में यही मतलब इस कहानी में बस यही बात कही गई है। जमींदार बहुत प्रयत्न भी करता है। आगे जब जमींदार और उस वृद्ध विधवा का जब आमना सामना होता है तो वृद्ध स्त्री कहती है कि झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी निकाल के लाओ। अगर तुम मिट्टी ला देते हो तो मैं अपनी झोपड़ी मतलब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जाता है और एक टोकरी मिट्टी भर के उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो मिट्टी उससे नहीं उठती है। इस पर वृद्ध स्त्री कहती है कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में मैं तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी मैंने इसमें हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी डाली हुई हैं। आप उनका भार जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? वृद्ध विधवा ये कहती है। इस कथन को सुनकर जो जमींदार होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पे जो कथा जो है ये एक नया मोड़ ले लेती है और जमींदार बहुत पछताता है। अंत में वृद्ध विधवा से क्षमा मांगने लगता है और उसकी झोपड़ी को उसे वापस कर देता है। एक छोटे से कथन से जमींदार का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। कहानी में इतना ही है। आप लोग आसानी से अगर एक टोकरी भर मिट्टी एग्ज़ाम में आता है और इससे रिलेटेड अगर कोई पात्र दिया होता है तो आपके दिमाग में तुरंत झोपड़ी आएगा कि हाँ एक झोपड़ी को जमींदार जो है लेना चाहता था। वो झोपड़ी किसकी थी? वृद्ध विधवा की थी। बस आपको इतना याद रखना है। आपको आसानी से पूरी कहानी भी याद हो गई और इसके प्रमुख पात्र भी याद हो गए, किसने क्या कहा था ये भी आपको आसानी से याद हो गया। अगर आपको नहीं भी याद होता तो अगर आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आपको निश्चित 1-2 बार देखने के बाद आपको पूरी कहानी आसानी से याद हो जाएगी। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगली कहानी है उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अब हम लोग कहानी के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं, जिसमें पहला है लहना सिंह। लहना सिंह कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ये सेना के एक वीर सिपाही भी हैं जो वचनबद्ध व्यक्ति हैं, यानी कि अपने वचन के पक्के हैं। दूसरे नंबर पर है सूबेदारनी, जो कहानी की नायिका हैं। सूबेदारनी कहानी की नायिका हैं और लहना सिंह जो प्रमुख पात्र है उसकी बचपन की प्रेयसी हैं, यानी प्रेमिका हैं। और सूबेदारनी जो है सूबेदार वजीरा सिंह की पत्नी है, यानी कि सूबेदारनी की लहना सिंह से उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी सूबेदार से हो जाती है, तभी वो सूबेदारनी होती हैं। आगे तीसरे नंबर पे है वजीरा सिंह।
वजीरा सिंह यानी सूबेदार, सूबेदार का असली नाम वजीरा सिंह है जो सूबेदारनी का पति है। और चौथे नंबर पे है बोधा सिंह जो सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा है। और पाँचवें नंबर पे है कीरत सिंह जो लहना सिंह का मित्र है। कहानी पंजाब की गली और बाजार से शुरू होती है, इसलिए कहानी में पंजाबी शब्द अधिक मिलते हैं। कहानी के प्रारंभ में अमृतसर यानी पंजाब में एक दुकान पे जो लहना सिंह है वो सूबेदारनी से मिलता है। लहना सिंह की मात्र उस समय वो 12 वर्ष का होता है और सूबेदारनी 8 वर्ष की होती है। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों में परिचय होता है। लहना सिंह सूबेदारनी से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तो सूबेदारनी धत कह के भाग जाती है वहाँ से। यानी कि लहना सिंह का जो प्रेम था वो एक पक्षी था। 25 साल बाद फिर इस कहानी को दिखाया जाता है जिसमें सूबेदारनी की सूबेदार से शादी हो चुकी है और उन्हें एक लड़का भी है और लड़के का ही नाम जो है वो बोधा सिंह है। और फिर 25 साल के बाद ये दिखाया जाता है कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध लगा हुआ था और जिसमें जो सूबेदार है वो युद्ध में शामिल होने वाला था और युद्ध में लहना सिंह भी जाने वाला था। इस कहानी में इतना बताया गया है कि लहना सिंह अपने बचपन की जो उसकी जो प्रेमिका थी उसके कहने पर उसके पति यानी वजीरा सिंह की रक्षा करता है। युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान देकर भी वो वजीरा सिंह को बचा लेता है। लहना सिंह अपने मित्र कीरत सिंह के गोद में सिर रखकर अपने प्राण त्याग देता है। हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, जो ये कहानी का उन्होंने जो शीर्षक दिया हुआ है वो कहानी पे बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि इस कहानी में लहना सिंह ने केवल ये सोच के कि उसने कहा था यानी कि सूबेदारनी ने कहा था, क्या कहा था कि वजीरा सिंह यानी सूबेदार के जान की रक्षा करना है। किसे करना है? लहना सिंह को करना है। बस उसके कहने मात्र से और बचपन के प्रेम यानी कि जो सूबेदारनी थी वो लहना सिंह के बचपन की प्रेयसी थी, वो भी एक पक्षी प्रेम था। उस एक पक्षी प्रेम को निभाने के लिए लहना सिंह ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन वजीरा सिंह को उसने कुछ नहीं होने दिया। बस यही कहानी है। आसानी से आपको अगर इस कहानी से कुछ भी अगर आता है परीक्षा में तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। ये कहानी आपको याद हो गई है, अगर कुछ भी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 4 प्रमुख कहानियों को देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानियाँ जो हैं आपको आसानी से याद हो गई होंगी। अगर मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बनाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।